स्वागत है आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में। आज का हमारा उप विषय है पद परिचय। परिचय का शाब्दिक अर्थ क्या है ये समझें पहले। पद का अर्थ होता है शब्द, यानी कि किसी शब्द के बारे में जब पूरा परिचय दिया जाता है तो उसे पद परिचय कहते हैं। जैसे हम अगर कहीं जाते हैं तो हम अपने बारे में पूरा परिचय देते हैं ना, कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है। उसी तरह से जब हम किसी शब्द के बारे में पूरी जानकारी देते हैं तो उसे पद परिचय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? वाक्य में प्रयोग प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं, यानी कि वाक्य के अंदर जो भी शब्द आता है वो एक पद होता है, तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। यानी कि जब हम व्याकरण की दृष्टि से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं तो उसे पद परिचय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय का अर्थ है उस पद की स्थिति बताना, यानी कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या उसके साथ कौन सा कारक लगा है। उसका लिंग बताना कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसका वचन बताना कि वो एक वचन है या बहुवचन है। और अगर उसके साथ कोई कारक चिन्ह लगा हुआ है तो कारक का भेद बताना। जैसा कि आपको पता ही है कि कारक के 8 भेद होते हैं, तो उनमें से जो भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वहाँ उस शब्द के साथ हुआ है तो उसके बारे में, उस कारक के बारे में जानकारी देना। अब हम पद परिचय के भेद करने जा रहे हैं। पद परिचय के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में अभी संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का पद परिचय है। आज हम करेंगे संज्ञा पद परिचय कैसे दिया जाता है। यानी कि कोई वाक्य में अगर संज्ञा शब्द आपको रेखांकित मिलता है तो आप उसका परिचय कैसे देंगे। इससे पहले आपको संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। आपने पहली कक्षा में वैसे किया ही हुआ है, परंतु फिर भी एक बार दोहराई के लिए मैं बता रही हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, रमेश तथा नदी आदि। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी की सभी अपने आप में संज्ञा हैं, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। प्रत्येक चीज, वस्तु का नाम तो होता ही है, तो वो संज्ञा ही कहलाती हैं। अब हम संज्ञा के भेद करेंगे। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली हमारे जो भारत की राजधानी है, इसलिए वो विशेष नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका अपना नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर को संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। परंतु आपको पद परिचय के दौरान इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल जातिवाचक संज्ञा ही लिख सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ का बोध करवाती है और समूहवाचक संज्ञा किसी समूह का बोध करवाती है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह होती है जो हमारे मन के भावों को प्रकट करती है। जिनसे हमारे मन के भावों का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान है कि इनके अंत के अंदर कुछ शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपा, प, बड़ी ई, तव। जैसे कि हम बोलते हैं मोटापा, बुढ़ापा या हरियाली, ममतव। तो ये शब्द आपको ज़्यादातर देखने को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मिलते हैं। अब संज्ञा की जानकारी के बाद
आपको इसका पद परिचय कैसे देना है संज्ञा शब्दों का, वो आप उदाहरण के देखकर समझें। जैसे पहला वाक्य है, राम अच्छा लड़का है। पहले की क्लासों में आपको जो रेखांकित शब्द होता था उसका केवल भेद बताना होता था कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु इसके अंदर आपको उस शब्द का संपूर्ण परिचय देना है। तो संपूर्ण परिचय हम कैसे देंगे? सबसे पहले जो रेखांकित शब्द है उसको लिखेंगे और वो बताएंगे कि वो संज्ञा है, उसके सामने लिखेंगे हाइफन लगाकर संज्ञा, फिर कॉमा लगाकर उसका उपभेद लिखेंगे। अब राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हमने दूसरे चरण में लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा चरण में हम उसका लिंग बताएंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो राम क्या है? पुल्लिंग है। लड़का है तो हम ये क्या हो गया? पुल्लिंग। और चौथा और अंतिम चरण होता है इसका वचन का। हमें उसका वचन बताना है कि राम एक वचन है या बहुवचन है। तो राम क्या है? एक ही व्यक्ति है, तो ये क्या हुआ? एक वचन। और संज्ञा शब्दों की जब आपको लिंग की पहचान करनी है तो आप शब्द के आगे मेरा या मेरी लगाकर इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे अगर आप लगाएंगे मेरा राम तो वो ठीक है, अगर आप लगाएंगे मेरी राम तो कोई भी मतलब उसका नहीं निकल रहा। तो इस तरह हमें पहचान हो जाती है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरा परिवार बड़ा है। अब इसमें रेखांकित शब्द परिवार। परिवार क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, परंतु हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। परिवार क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। मेरा परिवार, मेरी परिवार नहीं होता, मेरा परिवार। अब परिवार एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। तो इस तरह से संज्ञा के 4 चरण के अंदर हम इसका पद परिचय देते हैं। मैंने पहले जो वाक्य है उसके ऊपर आपके चरणों के नंबर भी लिखे हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। तो संज्ञा के 4 चरण होते हैं पद परिचय के। तीसरा देखिए, खेत में बहुत हरियाली है। अब यहाँ पे हरियाली शब्द क्या है? संज्ञा है। और कौन सा भेद हुआ? ये कौन सा उपभेद है? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हरियाली क्या गया? पर आप लगाएंगे मेरा हरियाली या मेरी हरियाली, तो क्या बनेगा? ये स्त्रीलिंग है। मेरी हरियाली, मेरा हरियाली का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये कौन सा वचन है? एक वचन। परंतु ये यहाँ पे विचार करने वाली बात ये है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उनके जो शब्द होते हैं वो एक वचन में ही आते हैं, वो बहुवचन में नहीं। इनका हमेशा एक वचन ही रहता है। अब आप चौथा उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे पेड़ के साथ आपको से शब्द भी रेखांकित किया हुआ मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने परिभाषा में बताया था कि जहाँ पे कारक चिन्ह आ जाए तो आपको उसके बारे में भी पद परिचय में बताना है। तो आप सबसे पहले उसी तरह पेड़ क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? उसका उपभेद क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। और उसके साथ अब आपको से शब्द रेखांकित मिल रहा है, तो वो से कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव है, तो ये अपादान कारक है। और पेड़ पुल्लिंग में आता है और पेड़ एक ही है, तो ये एक वचन है। इस तरह से हम संज्ञा पद परिचय कर सकते हैं रेखांकित शब्दों का। आशा है कि आपको संज्ञा पद परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।